दाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। सिंचित कपास की अधिक उपज देने वाली प्रजातियां और उन्नत बुआई तकनीक। अधिक पैदावार हेतु पॉली हाउस में लगी शिमला मिर्च की फसल में जरूरी प्रबंधन। अमरूद के नए फल बागों में किए जाने वाले आवश्यक प्रबंधन। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई सिंचित कपास की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए बुआई का ये उपयुक्त समय चल रहा है। इसलिए वो इसकी अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का चयन कर किस तरह करे बुआई, इस बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। मध्य प्रदेश में कपास की उत्पादन को बढ़ाने हेतु इसकी वैज्ञानिक खेती पर एक नजर डालते हैं और सर्वप्रथम हम बात करते हैं भूमि के चुनाव की। कपास के लिए भारी, हल्की, मध्यकाली तथा दोमट मिट्टी उपजाऊ मानी जाती है। भूमि की तैयारी हेतु मिट्टी की 2-3 वर्ष में गहरी जुताई करनी चाहिए। 3-4 बार पाटा चलाकर भूमि को समतल कर लेना चाहिए एवं कूड़ा कचरा बीनकर जला देना चाहिए। बुवाई से पूर्व किस्मों का चुनाव करना आवश्यक है। इसके अंतर्गत निमाड़ क्षेत्रों हेतु अमेरिकन किस्मों में नर्मदा, खंडवा 2 आदि हैं। कपास की संकर किस्में इस प्रकार से हैं: संकर 6, संकर 8, जवाहर आकाश, जवाहर कपास 3 एवं विक्रय 3। जहां तक देशी किस्मों की बात है तो उसमें मालजीरा, ताप्ती, जवाहर उपयुक्त है। मालवा तथा झाबुआ क्षेत्र के लिए अमेरिकन कपास में विक्रम, खंडवा 2 तथा संकर किस्मों में संकर 8, विक्रय एवं देशी किस्मों में जवाहर व ताप्ती बुवाई हेतु उपयुक्त है। बीज की मात्रा सामान्य तथा संकर किस्मों के लिए अलग अलग होती है। सामान्य किस्मों में 8 से 10 किलोग्राम एवं संकर किस्मों में 2 से 2.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। बुआई से पूर्व बीज रेशा बीजीयकरण तथा बीज उपचार कार्य अवश्य करें। रेशा विहीन करण हेतु 1 लीटर साधारण गंधक तेजाब 5-6 कुंतल बीज हेतु पर्याप्त रहेगा। इसके लिए हमें मिट्टी व प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। बीज में तेजाब डालकर लगातार लकड़ी की डंडी से चलाते रहें, जब तक कि कपास के बीज के सारे रेशे जल न जाएं। फिर इस बीज को चूने के पानी में डुबोकर धोया जाता है व फिर साफ पानी से 2-3 बार धोते हैं। खराब तथा अपरिपक्व बीज को निकालकर अलग कर देते हैं एवं स्वस्थ, अच्छे एवं भारी बीज को निकालकर 2-3 दिन छांव में सुखाते हैं। फसल को फफूंद जनक व बीज जनक रोगों से बचाने हेतु बीज को बुआई से पूर्व डेल्टान, विविस्टीन या कैप्टन 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करते हैं एवं कुछ समय बाद इमिडाक्लोप्रिड दवा अथवा थाइमेडोक्सिम 70 की 1 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इसके उपरांत 250 या 300 ग्राम एजोवेक्टर प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करने पर 20-25 किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की बचत की जा सकती है।
कल्चर का उपयोग बोने के समय करें एवं उपचारित बीज की बुवाई तुरंत करें। बोने के समय को ध्यान में रखते हुए 15 मई से 15 जून तक सिंचित अवस्था में बोनी करनी चाहिए। मॉनसून के एक हफ्ता पूर्व बोनी करने से लगभग 15% अधिक उपज प्राप्ति होती है। बुवाई विधियों पर नजर डालें तो हमारे किसान भाई कपास बुवाई दो तरह से करते हैं। पहली चौकुली पद्धति एवं दूसरी सरता द्वारा बोनी, लेकिन चौकुल पद्धति ज्यादा उपयुक्त पाई गई है। इस पद्धति में रस्सी की सहायता से कतार कतार 2 फीट तथा पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट दूरी रखते हुए चौकुली बना दी जाती है एवं उसमें पहले खाद उर्वरक 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा एवं बाद में प्रत्येक स्थान पर 2.5 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बीज को बो दिया जाता है। इस विधि से बोने पर पौधे की संख्या बराबर आती है एवं दोनों दिशाओं में कोल्पा चलाने में सुविधा हो जाती है। बुआई के बाद खेत का निरीक्षण समय समय पर करते रहें। जहां पौधे न उगे हों, वहां अंकुरण के 2-3 दिन बाद में और बीज डाल दें, जिससे प्रति हेक्टेयर पर्याप्त पौध संख्या प्राप्त हो सके। अंकुरण के 10 से 15 दिन बाद विरलन करके प्रत्येक बिंदु पर 2 पौधे रहने दें। संकर कपास में प्रत्येक बिंदु पर 1 पौधा पर्याप्त रहता है एवं विरलन के समय छोटे पौधों को ही निकालें तथा पौध विरलन में किसी भी प्रकार की देरी न करें। कपास की फसल में संतुलित खाद व उर्वरक के रूप में अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद व कंपोस्ट खाद 20-25 गाड़ी प्रति हेक्टेयर खेत की तैयारी के समय देना चाहिए। रासायनिक उर्वरक मृदा परीक्षण करने के बाद आवश्यक रूप से दें। सामान्यतः नत्रजन प्रति हेक्टेयर 80 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम एवं 20 किलोग्राम पोटैश का उपयोग करें। भारी तथा मध्यम भूमि में फास्फोरस तथा पोटैश की संपूर्ण मात्रा एवं नत्रजन की 25% मात्रा बुआई के समय दें। 50% नत्रजन बोने के 4 हफ्ते बाद तथा शेष 25% मात्रा फूल पुड़ी निकलते समय। बाकी मात्रा कीटनाशक के साथ छिड़काव करना लाभदायक पाया गया है। हल्की भूमि में फास्फोरस व पोटैश की आधी मात्रा बोने के समय व आधी मात्रा 6-7 सप्ताह की अवस्था में रिंग या कोलम पद्धति से 15-20 मीटर गहराई पर देना उपयुक्त होता है। कली व फूल बाहर आने के समय नमी की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए जब इस समय नमी की मात्रा कम दिखाई दे तभी सिंचाई करें। टपक सिंचाई पद्धति की व्यवस्था उपलब्ध होने पर व पानी की कमी में इसके द्वारा सिंचाई करना लाभदायक पाया गया है। सिंचाई के साथ साथ भारी भूमि में अधिक वर्षा में निकास जल के लिए नालियां बनाना आवश्यक है, जिससे खेती का अतिरिक्त पानी खेत के बाहर निकल जाए व फसल को किसी प्रकार का नुकसान न हो। कपास की फसल में अंतर्वर्तीय फसल के रूप में मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन बोना उत्तम होता है, क्योंकि अंतर्वर्तीय खेती करने से प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसी फसल के नष्ट हो जाने से दूसरी फसल से उत्पादन प्राप्त कर होने वाली हानि से बचा जा सकता है एवं दोनों फसलों का उत्पादन प्राप्त होने पर प्रति इकाई क्षेत्रफल अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। कपास की फसल में खरपतवार नियंत्रण शुरू से ही करें। इसके लिए खेत की अच्छी प्रकार से तैयारी कर बुआई करें। बुआई के बाद 50 से 60 दिन की अवस्था में खरपतवार फसल में प्रतियोगिता करते हैं। इस हेतु प्रारंभिक अवस्था से ही 2-3 बार हाथ के द्वारा या कोल्पा चलाकर खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं। किसान भाई खरपतवार नाशी रसायनों से बचें। इनका उपयोग वही करें जहां खरपतवारों की समस्या अधिक दिख रही है। इसके लिए डाइन यूरान 750 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर बोने के बाद अंकुरण के पूर्व 800 से 1000 लीटर अच्छी तरह से छिड़काव करें। इस प्रकार खरपतवार से होने वाली हानि से फसल को बचाया जा सकता है। इस प्रकार किसान भाई बताई गई वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार कपास की खेती करते हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी फसल से प्रति हेक्टेयर अच्छी उपज प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बना सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में हाईटेक खेती के अंतर्गत बहुत से किसान पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती करने लगे हैं, लेकिन उनमें से केवल वही किसान अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं जो फसल का प्रबंधन सही तरीके से करते हैं। तो पॉली हाउस में लगी शिमला मिर्च की फसल में कौन कौन से कार्यों को करना है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं ग्राम समूदन, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर के प्रगतिशील किसान NK गोयल। पॉली हाउस है मेरा, इसमें 6000 प्लांट मेरे शिमला मिर्च के लगे हुए हैं। इसकी बुआई मैंने जनवरी में की थी और अब मेरी फसल जो है 3 तोड़ाव इसके हो चुके हैं। 2.5 महीने बाद पौधों में फल आना चालू हो गए थे और ये क्रॉप पूरी 8 महीने तक रेगुलर चलेगी। 6 किलो पर प्लांट के हिसाब से 36,000 केजी प्लांट में से पूरे 8 महीने के पीरियड में माल निकलेगा। इसमें मैं किसान भाइयों को यही बताना चाहूँगा कि सभी किसान भाई इस टाइप के पॉली हाउस बनवाएं और जो 10 बीघा 20 बीघा में ओपन में खेती करते हैं उसकी तुलना में 1 बीघे का पॉली हाउस जरूर बनवाएं और ऐसी क्रॉप लें जिससे वो अपना जीवन यापन प्रॉपर तरीके से कर सकें और अपने सोर्सेस ऑफ इनकम पूरे तरीके से बढ़ा सकें। किसान भाइयों, पॉली हाउस में शिमला मिर्च की कौन सी किस्म को लगाएं तथा बेड़ बनाकर पौधे की उचित दूरी पर रोपाई करते हुए खाद और उर्वरक प्रबंधन किस तरह से करें, आइए जानते हैं। इसमें पौधे की जो वैरायटी आती है वो इंदिरा सीड आता है जो कि मार्केट में 1100-1200 रुपए का एक 10 ग्राम का सीड मिलता है। उसको आप 1000 सीडलिंग्स तैयार कर सकते हैं। कुल 6-7 हजार रुपए के खर्चे में आप 1 महीने का सीडलिंग्स तैयार करके और री इम्प्लांट कर दें इनको। बेड बनाने के बाद में सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट 1-1 किलो खाद डाल के और अच्छे से गुड़ाई करके पौधा तैयार करके लगा देना चाहिए और उसके बाद ड्रिप लाइन में सोल्यूबल जो खाद आते हैं वाटर सोल्यूबल उनका आप इस्तेमाल कीजिएगा। रासायनिक खाद का बहुत कम इस्तेमाल इनके अंदर होता है। 28-28-0, 00-50, 12-61, 14-35-0 इन सब खादों का इस्तेमाल होता है। 1 किलो पर पॉली हाउस आप डेली पानी में घोल के खाद चला सकते हैं। अलग अलग स्टेज में अलग अलग खाद देने होंगे। जिस समय फ्रूटिंग स्टेज होगी उस समय आप 00-50 दीजिएगा जिसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा होती है। 12-61 दीजिएगा, 12-61 से पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। 13-0-45 दीजिएगा, उससे भी पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसलिए डिफरेंट खाद जो है आप इस्तेमाल करते रहिएगा। इससे आपकी फसल निरोगी, स्वस्थ और बहुत अच्छी निकलेगी और बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। किसी भी फसल की वृद्धि एवं विकास में सिंचाई का अहम योगदान होता है, इसीलिए आप शिमला मिर्च की फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए फसल की जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें। तो शुरुआती दौर में मौसम के हिसाब से पानी, सर्दियां हैं तो 3-4 दिन के अंतराल से 1 किलो पर प्लांट आप पानी दे सकते हैं। गर्मियां हैं तो आप 1 किलो पर प्लांट डेली पानी आपको देना होगा। गर्मियां जब ज्यादा हो जाती हैं तो आपको फॉगर सिस्टम पूरा चलाना पड़ेगा जिससे टेम्परेचर अंदर का मेंटेन रहे। टेम्परेचर तकरीबन 35 के आसपास अंदर का रहेगा जिससे पौधों में ग्रोथ बहुत अच्छी आती है, फ्रूटिंग बहुत अच्छी आती है और उससे हमको उत्पादन अच्छा मिलता है। और गर्मियों में हमको हमारी फसल का भाव मनमाना भाव मिलता है। पॉली हाउस में लगाए गए शिमला मिर्च के पौधे 5 से 6 फीट तक लंबे हो जाते हैं तथा इनमें फल लगने पर पौधे टूटने लगते हैं। इसीलिए आप इन पौधों को रस्सी द्वारा बांधकर सहारा अवश्य दें और पौधों की निचली पत्तियों की तुड़ाई करते रहें, जिससे आपको गुणवत्ता युक्त अधिक शिमला मिर्च का उत्पादन प्राप्त हो सके। कीड़ों के निदान के लिए आप ट्रैपिंग सिस्टम जो पीली पॉलीथीन आती है उसको जगह जगह पे आप लगा दीजिएगा कि जो भी कीड़े किसी भी कारण से पॉली हाउस आपका खुला रहता है, छोटे कीड़े अंदर एंट्री करते हैं तो वो ट्रैपिंग सिस्टम पे पीले रंग होने के कारण कीड़े अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होके और उस पर चिपक जाते हैं। तो इसलिए आपको दवाइयों का खर्चा भी बहुत कम पड़ता है। पहला तोड़ाव प्लांट लगा देने के बाद में 75 दिन के बाद से आपको फल आना चालू हो जाएंगे और उसके बाद में रेगुलर आपको 5.5 महीने तक, टोटल क्रॉप का पीरियड है इसका 8 महीने,
2.5 महीने में आपका पौधा तैयार हो जाएगा फूल देने के लिए, फल देने के लिए। उसके बाद में 5.5 महीने रेगुलर फल आपको मिलते रहेंगे और बराबर आपको व्यवस्थाएं बनती रहेंगी। डेली फल तोड़िएगा, जैसे इसमें 200 से 250 ग्राम तक के फल आपको देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छी क्वालिटी, जिनमें रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छी होती है। ओपन मार्केट के फल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, इसके फल आप 7-8 दिन तक आराम से रख सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जो बागवान भाई अमरूद का नया बाग लगाए हुए हैं, उनके फल वृक्ष इस समय बढ़वार की अवस्था पर हैं और इस अवस्था पर बाग में कुछ प्रबंधनों को करना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे उनके वृक्षों की बढ़वार अच्छी हो सके और आगे चलकर बाग से अधिक फलत की भी प्राप्ति हो सके। तो अमरूद के बाग में इस समय कौन कौन से प्रबंधनों को करना जरूरी है, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर के डॉक्टर विजय अग्रवाल। हमने जो उद्यान लगाए थे, अमरूद के उद्यान लगाए थे, उनकी किस प्रकार से देखभाल की जाए इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। अमरूद मध्य प्रदेश की एक ऐसी फसल है जो कि कम समय में उत्पादन देना आरंभ कर देती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं किसान भाइयों कि अमरूद वर्ष में 3 बार फूल देता है। इसमें पहली बार जो फूल आता है फरवरी में आता है, दूसरी बार जो फूल आता है मई जून के महीने में इसमें फूल आता है, तीसरी बार जो इसमें फूल आता है वो आता है अगस्त और सितंबर के महीने में आता है। किसान भाइयों, इसमें हमको एक बात का ध्यान देना है कि अगर हमने इसमें तीनों बार अगर अम्बे, मृग और हस्त बहार में अगर इसमें हम फूल लेते हैं तो इसमें से उत्पादन जो मिलता है वो कम मिलता है। अगर आपने नया बगीचा लगाया है तो उसमें ध्यान रखें कि इसमें शुरुआती अवस्था में फूल ना लें, कम से कम 1 साल तक उसमें फूल ना लें और फूल जो आ रहे हैं उनको आप निकालते रहें। जब आपका पौधा 1 से 2 साल पुराना हो जाए जब उसमें आप फूल लगने दें। दूसरी बात आप ध्यान रखें, क्योंकि आजकल हम जितने भी पौधे लगाते हैं वो कलमी पौधे होते हैं, बडिंग और ग्राफ्टिंग वाले पौधे होते हैं, तो उसमें जो कलम वाला हिस्सा होता है उसके नीचे से उसमें जड़ वाले भाग से जो भी शाखाएं निकलती हैं उनको समय समय पर निकालते रहें। अन्यथा क्या होगा कि जो हमारा मुख्य पौधा है, जो हमारा कलमी पौधा है, उसकी वृद्धि प्रभावित होती है और उससे उत्पादन मिलने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। अमरूद के नए फल बागों में खरपतवार भी उग जाते हैं, जो कि पौधों के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे अमरूद के पौधों का सही विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप अपने अमरूद के बाग को खरपतवारों से मुक्त रखें। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ना लगा है तो आप इसमें पौधों के चारों तरफ अच्छी प्रकार से थाले बना लें। थाले बनाने के बाद किसान भाइयों, अमरूद के नए पौधों की वृद्धि व विकास में सिंचाई का अहम योगदान होता है। इसलिए आप गर्मी के मौसम में अमरूद के बागों में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और खेत की मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए पौधों की जल मांग के अनुसार ही सिंचाई करें। में मल्चिंग करना बहुत ही आवश्यक होती है। मल्चिंग जिसे कि हम पलवार भी बोलते हैं। किसान भाइयों, 2 विधि से इसमें पलवार या मल्चिंग की जा सकती है। एक तो हम धान की पुआल या सूखे हुए हमारे जो पत्ते होते हैं उनसे हम इसमें मल्चिंग कर सकते हैं, जिससे कि तेज धूप से जो पानी जो हमने थाले में दिया हुआ है या जो नमी जमीन में है वो भाप बनकर ऊपर नहीं उड़ेगी। दूसरा इसका फायदा जो होगा कि जो हमने पानी दिया है इससे पौधे के थाले में खरपतवार नहीं निकलेंगे।
देंगे। तो एक विधि तो जो है वो प्राकृतिक मल्च जो है जो धान की पुआल से या पत्तों से की जा सकती है। दूसरा, आजकल प्लास्टिक की मल्चिंग विधि बहुत अच्छी विधि है। इसमें काली जो प्लास्टिक होती है 100 माइक्रोन की, 100 माइक्रोन की प्लास्टिक से भी मल्चिंग की जा सकती है और 1 साल तक इस प्रकार की प्लास्टिक मल्चिंग काम देती है और इसमें लगभग 20 से 25 रुपए एक पौधे में खर्चा आता है। तो किसान भाइयों, आप प्लास्टिक मल्चिंग विधि का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। अमरूद के पौधे से अधिक और गुणवत्तायुक्त फलों की प्राप्ति हेतु पौधों की कटाई छटाई करना भी जरूरी होता है। इसलिए आप पौधों की अनावश्यक टहनियों की सही समय पर कटाई छटाई करें। इसके बाद इसमें बात आती है इसकी कटाई छटाई की। तो ये मौसम जो होता है पौधों को सही आकार देने का होता है। आप ध्यान रखें कि जब पौधा हमारा 1 या 2 साल का होता है पौधा, तो यही समय होता है कि जब हम पौधे को सही आकार देते हैं। पौधे को आकार देने का मतलब होता है कि पौधे में जो 1 मीटर तक का जो होता है, नीचे से 1 मीटर तक, इसमें पौधे में सिर्फ एक ही तना होना चाहिए। इसके बाद इसमें चारों तरफ 3 से लेकर 4 शाखाएं हम चारों तरफ रखते हैं, जिससे चारों तरफ फैलाव में पौधे की वृद्धि होती है, जिससे पौधे की जो कैनोपी है और पौधों का जो घेराव है वो अच्छा बने, जिससे इसमें चारों दिशाओं में शाखाएं अच्छी निकलें और इसमें फूल एवं फल अच्छा है। अमरूद के पौधों में छाल खाने वाली इल्ली का भी प्रकोप होता है, जो कि पौधे के तनों की छाल को खाते हुए तने के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण तना कमजोर होकर टूट जाता है। इसलिए आप इस कीट का सही समय पर नियंत्रण करें। इस समय गर्मियों का मौसम की चूंकि शुरुआत है, तो इस समय एक इंडरबेला नाम का कीड़े का भी कभी कभी प्रकोप दिखाई देता है। तो जहां पर आपके पौधे की शाखाएं निकली हैं, जहां पर से पौधे की शाखाएं निकली है, वहां पर कभी कभी छेद कर कर एक कीड़ा घुस जाता है और इसमें आप देखेंगे इसकी पहचान होती है कि जहां पर से 2 शाखाएं निकली होती हैं, 2 या 3 शाखाओं का जोड़ होता है, वहां पर छोटा सा सुराख होता है और इसमें इस तरह के पौधे में ऊपर से शाखा सूखी हुई दिखाई देती है। अगर इस तरह की समस्या आपके पौधे में दिखाई दे रही है, तो इस प्रकार के पौधों का निरीक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। और इस छेद में आप ध्यान रखें कि इस छेद में किसी भी तार से आप उसको तार को चलाकर उससे इल्ली जो इसके अंदर होगी उसको नष्ट कर दें और इसमें रुई में क्लोरोपाइरीफास नामक दवाई को डुबाकर इसके अंदर डाल दें और मिट्टी से इसको बंद कर दें, जिससे कि ये अंदर ही अंदर इल्ली नष्ट हो जाए। इस प्रकार से अगर आप अमरूद के पौधों का देखभाल करते हैं, तो आने वाले समय में 2 से 3 साल की अवस्था में जब आपका पौधा या बगीचा जाएगा, तो उससे आप एक पौधे से अच्छा उत्पादन लेकर आप अपने बगीचे से अच्छा फलन लेकर, अच्छा उत्पादन लेकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अलीनगर, जिला ग्वालियर के कृषक पदम सिकरवार ने। यह हरी खाद हेतु सनई एवं ढैंचा की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो पदम सिकरवार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। हरी खाद के लिए ढैंचा और सनई की बुआई खेत की उपलब्धता के आधार पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से जून तक कर सकते हैं, जिससे 45 से 55 दिन के बाद मॉनसून आने पर इसकी आसानी से पलटाई की जा सके। हरी खाद के लिए इसकी खेती प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। खेत की एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके 2 बार कल्टीवेटर से जुताई की आवश्यकता पड़ती है। जहां तक इसकी प्रजातियों की बात है तो ढैंचा की हिसार ढैंचा, पंत ढैंचा इत्यादि प्रजाति की आप बुआई करें और सनई की उन्नत प्रजातियों में K12 और SJ 67.42 का चयन करें। यदि ढैंचा की फसल लेना चाहते हैं तो इसके लिए 30 से 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ती है और सनई का बीज 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। इन फसलों के लिए 320 किलोग्राम सिंगल सुपर
फास्फेट का प्रयोग खेत की तैयारी के समय करें। खड़ी फसल में किसी भी उर्वरक का प्रयोग न करें, क्योंकि फसलें वातावरण से नत्रजन की पूर्ति कर लेती है। अब आते हैं बुआई की विधि पर। तो चूंकि इन फसलों की बुआई आप हरी खाद के उद्देश्य से कर रहे हैं, अतः आप छिटकवा विधि से इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन इसकी बुआई के समय भूमि में नमी का होना नितांत आवश्यक है। बुआई के बाद खेत में पाटा लगा दें। इस प्रकार बुआई के 1 सप्ताह के अंदर बीजों का जमाव हो जाता है। जब फसल 15 से 20 दिन की हो जाए तब पहली सिंचाई करें। उसके बाद 15-15 दिन के अंतर पर सिंचाई करें। इस प्रकार 2 से 3 सिंचाइयों में ही फसल तैयार हो जाती है। जहाँ तक पलटाई की बात है, तो किसान भाइयों, जैसे ही धान की रुपाई का समय आता है, उससे लगभग 1 सप्ताह पहले आप पलटाई कर सकते हैं। पलटाई करते समय आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि आप हैरो या रोटावेटर से पलटाई करें, जिससे कि पूरी तरह से फसल की जो पत्तियां व टहनियां हैं वो कटकर खेत में मिल जाएं। इनसे 86 से 130 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है, जिससे किसान भाई यूरिया की बचत तो कर ही सकते हैं। इसके साथ ही फसल के हरे भाग से 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जीवांश पदार्थ भी प्राप्त होता है। किसान भाइयों, यदि आप अपने खेत में हरी खाद लेते हैं तो खरीफ फसलों में 30 से 50% तक रासायनिक उर्वरकों की बचत कर सकते हैं और इसके साथ ही इससे मृदा के पीएच मान में भी सुधार होता है और उपज में भी 30 से 35% तक की वृद्धि होती है। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सब सॉइलर हल की विशेषताएं व महत्व, भिंडी की अच्छी उपज प्राप्त करने हेतु कैसे करें फसल का प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108459 पर भी सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे तक के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।